संस्कृति का अक्सर पटल पे उतारा जाता है। राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत एक टॉपिक है ध्रुव, राजस्थान के प्रमुख ध्रुव। इन ध्रुवों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ध्रुवों के बारे में चर्चा करेंगे। इन ध्रुवों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा ध्रुव है जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा ध्रुव है जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया है। पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम ध्रुव कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ध्रुव कौन सा है। तो उन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए। राजस्थान कला संस्कृति में पहला बिंदु हम लेंगे राजस्थान के प्रमुख ध्रुव। राजस्थान के प्रमुख ध्रुव, राजस्थान के प्रमुख ध्रुव। अगर ध्रुवों के वर्गीकरण की बात करें तो ध्रुवों के वर्गीकरण, ध्रुवों का वर्गीकरण, वैसे तो ध्रुवों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनु ने किया था मनुस्मृति में। इसमें क्या था? मनुस्मृति में। लेकिन इस मनुस्मृति के आधार पर कौटिल्य ने, इस मनुस्मृति के आधार पर कौटिल्य ने 4 प्रकार के ध्रुव बताए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ध्रुव किसने बताए हैं? कौटिल्य ने। इस कौटिल्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र। वैसे कौटिल्य को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कह सकते हैं, इस कौटिल्य को हम विश्वगुप्त भी कह सकते हैं। कौटिल्य, चाणक्य और विश्वगुप्त, इसके तीन नाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर वर्गीकरण से पहले ध्रुवों की चर्चा करें तो ध्रुवों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, यानी ध्रुवों के बारे में हमें सर्वप्रथम अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। इससे मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सर्वप्रथम ध्रुवों के बारे में अवशेष प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे उन नगरों का निर्माण 2 भागों में किया गया था। एक तो किया गया था ध्रुवीकृत और एक किया गया था अध्रुवीकृत। एक तो किया गया था ध्रुवीकृत और दूसरा किया गया था अध्रुवीकृत। तो सबसे पहले अगर ध्रुवों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले अवशेष हमें कहां प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम अगर ध्रुवों की चर्चा करें तो इन ध्रुवों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, यानी ध्रुवों के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है किला, पहला बताया गया है किला, दूसरा बताया गया है गढ़ और तीसरा बताया गया है ध्रुव। किला, गढ़ और ध्रुव। अगर राजस्थान के ध्रुवों के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान में वीर विनोद के लेखक कवि राजा श्यामल दास ने कहा है कि राजस्थान में मेवाड़ में स्थित 32 ध्रुवों में से मेवाड़ में स्थित 84 ध्रुवों में से 32 ध्रुवों का निर्माता 32 ध्रुवों का निर्माता महाराणा प्रताप को माना जाता है। किसको माना जाता है? महाराणा प्रताप। इसीलिए महाराणा प्रताप को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। ये तो भी प्रारंभिक की बात है। हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे कि 3 प्रकार कौन कौन से ध्रुवों के बताए गए हैं। 3 जो प्रकार ध्रुवों के बताए गए हैं उनको विस्तारित रूप से देखते हैं। पहला जो प्रकार बताया गया है, पहला किला। किले के बारे में अगर बात करें, दूसरा है गढ़, और तीसरा है ध्रुव। तीसरा कौन सा है? ध्रुव। इनमें क्या क्या डिफरेंस है तीनों में? किला जो पहले मैंने आपको बताया, इस किले की क्या परिभाषा हो सकती है? यह एक साधारण किला होता है, यह साधारण होता है, इसमें समुच्चय व्यवस्था नहीं होती है। यह साधारण होता है, इसमें समुच्चय व्यवस्था नहीं होती है। समुच्चय व्यवस्था नहीं होती है, समुच्चय व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि साधारण होता है, इसमें समुच्चय व्यवस्था नहीं होती है।
दूसरा हम बात करें गढ़ की, कि गढ़ किसे कहेंगे? किले से उच्च श्रेणी का व दुर्गों से निम्न श्रेणी का जो होता है, किलों से उच्च श्रेणी का, किलों से उच्च श्रेणी का, उच्च श्रेणी का व दुर्गों से निम्न श्रेणी का, निम्न श्रेणी का होता है, यानी मिडिल क्लास से हम कह सकते हैं। इसे अगर गुड कह सकते हैं तो इसे बेस्ट कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? बेस्ट। और अगर इसे बेस्ट कह सकते हैं तो इसे हम बेटर कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? बेटर। गुड, बेस्ट और बेटर, तीन प्रकार से दुर्ग। दुर्ग की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? यह उच्च कोटि का होता है, उच्च कोटि का होता है तथा इसमें समुच्चय व्यवस्था देखने को मिलती है, तथा इसमें समुच्चय व्यवस्था, समुच्चय व्यवस्था देखने को मिलती है, समुच्चय व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी उच्च कोटि का होता है, पूरी व्यवस्था रहने के लिए, खान पान, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। समुच्चय व्यवस्था इसमें होती है, उच्च कोटि का होता है। कौन सा? ध्रुव। अगर बात करें कि सब भारत में दुर्गों की दृष्टि से, भारत में दुर्गों की दृष्टि से पहले स्थान पर, पहला स्थान किस राज्य का आता है? तो पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का। पहला स्थान किसका आता है? महाराष्ट्र का। अगर बात करें कि भारत में दुर्गों की गणना के आधार पर दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा आता है मध्य प्रदेश का। दूसरा किसका आता है? मध्य प्रदेश का। दुर्गों की गणना के आधार पर तीसरा स्थान भारत में राजस्थान का आता है। किसका आता है? राजस्थान। और राजस्थान में कुल 250 से अधिक किले हैं। 250 से अधिक क्या है? दुर्ग है। राजस्थान में 250 से अधिक क्या है? दुर्ग। अगर राजस्थान में भी बात करें कि साहब राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहां? तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग अपने जयपुर जिले में देखने को मिलते हैं। इसमें मिलते हैं जयपुर जिले में, यानी सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? जयपुर में। अगर बात करें कि साहब राजस्थान में किलों का शहर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में किलों का शहर, राजस्थान में किलों का शहर, राजस्थान में किलों का शहर जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोधपुर को। ये तो हो गई वर्गीकरण से पहले की कुछ सामान्य तथ्य। पहला स्थान महाराष्ट्र का आता है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का आता है, तो राजस्थान में, सॉरी, भारत में तीसरा स्थान किसका आता है? राजस्थान का। राजस्थान में भी पहला स्थान किसका आता है? जयपुर का। ये कुछ बातें हो गई। अब हम वर्गीकरण की ओर चर्चा करते हैं कि दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, कितने प्रकार के दुर्ग बताए, क्या क्या उनकी परिभाषा रही थी और क्या उनकी विशेषता थी। देखते हैं दुर्गों के वर्गीकरण के बारे में। दुर्गों का वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति ने किया था। इसमें क्या था? मनुस्मृति में, यानी दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया था। और इस मनुस्मृति के आधार पर ही, मनुस्मृति ने किया था, इस मनुस्मृति के आधार पर ही, इस मनुस्मृति के आधार पर ही इस मनुस्मृति के आधार पर कौटिल्य ने अपने ग्रंथ या अपनी पुस्तक कह सकते हो, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया है। 4 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया है।
4 प्रकार के ध्रुवों का क्या किया है, वर्गीकरण। या ध्रुवों को 4 प्रकार में या 4 भागों में बांटा है। पहला ध्रुव कौन सा है, तो पहला हम कह सकते हैं औदक ध्रुव, औदक या फिर इसे जल भी कह सकते हैं, औदक या जल ध्रुव। दूसरा हम कह सकते हैं पर्वत या गिरि ध्रुव, पर्वत या फिर गिरि ध्रुव। तीसरा हम कह सकते हैं धानवन ध्रुव या धानवन ध्रुव भी कह सकते हैं, धानवन ध्रुव भी कह सकते हैं। और चौथा हम कह सकते हैं वन/मेवास ध्रुव, वन/मेवास ध्रुव, वन/मेवास ध्रुव। ये 4 प्रकार के ध्रुव किसने बताए थे, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक किसमें, अर्थशास्त्र में, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में, पुस्तक अर्थशास्त्र में। इन चारों ध्रुवों में से कौटिल्य ने सबसे बेहतरीन या सबसे सर्वश्रेष्ठ ध्रुव किसको बताया था। सवाल यही से आएगा कि इन चारों ध्रुवों में से कौटिल्य ने सबसे श्रेष्ठ ध्रुव किसको बताया था, सबसे उत्तम क्वालिटी का ध्रुव। उत्तम क्वालिटी का ध्रुव कौन सा था, पर्वत एवं गिरि ध्रुव, पर्वत एवं गिरि ध्रुव। इनकी अगर परिभाषा देखते हैं, एक एक की हम परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा को उदक ध्रुव, जल ध्रुव, उदक ध्रुव, जल ध्रुव, उदक ऐसा ध्रुव जिसके चारों ओर जलराशि ही जलराशि विद्यमान हो, ऐसा ध्रुव जिसके चारों ओर, ऐसा ध्रुव जिसके चारों ओर जलराशि ही जलराशि विद्यमान हो, जलराशि ही जलराशि विद्यमान हो। जलराशि ही जलराशि क्या हो, विद्यमान। ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है, औदक या फिर जल ध्रुव कहलाता है, औदक या जल ध्रुव। ये इसकी परिभाषा होगी। पर्वत एवं गिरि ध्रुव, पर्वत एवं गिरि ध्रुव। ऐसा ध्रुव जो ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो, पहाड़ पर स्थित हो, ऐसा ध्रुव जो ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो क्या कहलाता है, पर्वत या गिरि ध्रुव। फिर कहते हैं दानवन ध्रुव। तो दानवन किसे कहते हैं, मरुस्थल को कहते हैं। दानवन किसे कहते हैं, मरुस्थल को। दानवन की अगर बात करें तो दानवन मरुस्थल को कहते हैं। ऐसा ध्रुव जो मरुस्थल में स्थित हो, ऐसा ध्रुव जो मरुस्थल में स्थित हो, ऐसा ध्रुव जो मरुस्थल में स्थित हो, मरुस्थल में स्थित हो, ऐसा ध्रुव जो मरुस्थल में स्थित हो, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हो, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हो, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हो, रेत के टीले हो, ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है, दानवन ध्रुव। ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है, दानवन ध्रुव। वन एवं मेवास ध्रुव, वन एवं मेवास ध्रुव, वन एवं मेवास ध्रुव। ऐसा ध्रुव जिसके चारों ओर घना जंगल हो, जिसके चारों ओर क्या हो, घना जंगल हो, जिसका जाने का रास्ता दुर्गम हो, रास्ते में कटेली क्या हो, झाड़ियां। ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है, वन एवं मेवास ध्रुव। ये कौटिल्य के द्वारा बताया गया। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के ध्रुव हुए, 4 प्रकार के। ये पहला वर्गीकरण किसने किया था, मनु ने किया था। किसने किया था, मनुस्मृति में। और इस मनुस्मृति के आधार पर ही कौटिल्य ने कितने प्रकार के ध्रुव बताए, 4 प्रकार के ध्रुव बताए। ये तो बात हो गई प्रारंभिक वर्गीकरण की। आगे देखते हैं दूसरा वर्गीकरण किसने प्रथम कैसे किया था। इसके बाद ध्रुवों का वर्गीकरण नंबर 2 पर शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में किया था। शुक्र नीति में किया था। और शुक्र नीति में शुक्राचार्य ने
दूसरे नंबर पर ध्रुवों का क्या था, वर्गीकरण। इस शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में 9 प्रकार के ध्रुव बताए हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के ध्रुव। 9 प्रकार के ध्रुव बताए हैं। कितने प्रकार के ध्रुव बताए हैं? 9 प्रकार के। शुक्राचार्य ने समाज को 7 भागों में बांटा था। समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। समाज को 7 भागों में बांटा था शुक्राचार्य ने, और 9 प्रकार के कितने क्या बताए हैं? ध्रुव। अब 9 प्रकार के ध्रुवों में पहला मैंने आपको बताया था औदक एवं जल ध्रुव। औदक एवं जल ध्रुव पहला ये हो गया था। दूसरा मैंने बताया था आपको पर्वत ऑब्लिक गिरि ध्रुव। पर्वत ऑब्लिक गिरि ध्रुव दूसरा ये बताया था। तीसरा मैंने आपको बताया था धानवंत ध्रुव या धानव ध्रुव कह सकते हो इसे, धानव ध्रुव बताया था। चौथा मैंने आपको बताया था वन ऑब्लिक मेवास ध्रुव। वन ऑब्लिक मेवास ध्रुव। वन ऑब्लिक मेवास ध्रुव। ये 4 तो पहले को क्लियर बताई गई थी। इसके बाद में 5वां जो ध्रुव था वो था पारिख ध्रुव। पारिख ध्रुव। छठा था पारिधि ध्रुव। पारिधि ध्रुव। 7वां था एरण ध्रुव। एरण ध्रुव। 7वां था एरण ध्रुव। 8वां था सैन्य ऑब्लिक सहाय ध्रुव। सैन्य ऑब्लिक सहाय ध्रुव। और 9वां था स्थल ध्रुव। स्थल ध्रुव। ये 9 प्रकार के ध्रुव किसके द्वारा बताई गई थी? शुक्राचार्य ने। किसमें दिया था? शुक्र नीति में। इन चारों की मैंने आपको परिभाषा बता दी थी। इन 5 की परिभाषा भी बताई है। इन 5 की परिभाषा देख लेते हैं। एक बार आप उतारना चाहो तो उतार दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में इन 5 की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि किसको पारिधि ध्रुव, किसको ऐसा ध्रुव कहा जा सकता है। उतारिए। अब इनकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि किसकी क्या परिभाषा है। मैंने आपको बताया था 5वां था पारिख ध्रुव। पारिख ध्रुव। पारिख ध्रुव की परिभाषा क्या होगी? ऐसा ध्रुव जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हो और उन खाइयों में बहता हुआ जल हो। बहता हुआ जल हो, वो ध्रुव क्या कहलाता है? पारिख ध्रुव। इसका अगर एग्जाम्पल देखिए तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहागढ़ ध्रुव भरतपुर। लोहागढ़ ध्रुव भरतपुर। इसके बाद में मैंने नंबर 6 आपको बताया था पारिधि ध्रुव। पारिधि स्पष्ट पता चल रहा है। पारिधि जिसके चारों ओर परकोटा हो। पारिधि यानी जिसके चारों ओर क्या हो? परकोटा बना हो। वो चाहे कच्ची मिट्टी की दीवार बनी हो या फिर पक्की ईंटों से या पत्थर से बनी हुई दीवार हो, परकोटा हो, उसे क्या कहते हैं? पारिधि ध्रुव। यानी कि ऐसा ध्रुव जिसके चारों ओर कच्ची या पक्की दीवार का परकोटा बना हो। पक्की दीवार का परकोटा बना हो। पक्की दीवार का क्या बना हो? पक्की दीवार का परकोटा बना हो।
बना हो वह ध्रुव पारिधि ध्रुव कहलाता है। वह ध्रुव पारिधि ध्रुव कहलाता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका सबसे एग्जाम्पल है वह है कुंभलगढ़ ध्रुव। कुंभलगढ़ ध्रुव कौन सा ध्रुव? कुंभलगढ़। इसी कुंभलगढ़ ध्रुव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1578 में अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने इस ध्रुव को जीत लिया था। यह ध्रुव राजस्थान का एकमात्र ऐसा ध्रुव है जिसको केवल और केवल एक बार जीता गया था। कितने बार जीता गया था? एक बार। किस ध्रुव को? कुंभलगढ़। और ये जो कुंभलगढ़ ध्रुव है ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद में। इस ध्रुव का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। इस कुंभलगढ़ ध्रुव में ही माणिक्यलाल वर्मा को बंदी बनाया गया था। इस कुंभलगढ़ ध्रुव में ही किसको बंदी बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। ये 6 ध्रुव हो गए। इसके बाद में आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इसके बाद में 7वें नंबर के जो ध्रुव की बात करेंगे, उसकी परिभाषा की बात करेंगे, वो था ऐरण ध्रुव। देखते हैं 7वां ध्रुव कौन सा है। 7वें ध्रुव के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सातवां जो ध्रुव था वो 7वां ध्रुव था ऐरण ध्रुव। ऐरण ध्रुव। और ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी, जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं कि किसी भी ध्रुव की कोई परिभाषा मैंने दी और उसको कोई एक एग्जाम्पल होता है। कोई जरूरी नहीं है एक ही एग्जाम्पल हो, उसके एक से अलग, एक से अधिक भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐरण ध्रुव ऐसा ध्रुव जो ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो, जो ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो, ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो, ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो, जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हो, जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हो, जिसका जाने का रास्ता एक ही हो, जिसका जाने का रास्ता एक ही हो, रास्ता एक ही हो, तथा रास्ते में कटीली झाड़ियां हो, कटीली झाड़ियां हो, ऐसा ध्रुव ऐरण ध्रुव कहलाता है। इस ऐरण ध्रुव को पर्वत या पहाड़ ध्रुव प्लस वन ध्रुव का सम्मिश्रण भी हम कह सकते हैं। इस ऐरण ध्रुव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रणथंभौर ध्रुव। कौन सा ध्रुव? रणथंभौर ध्रुव। ऐरण ध्रुव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? रणथंभौर ध्रुव। और ये कहां स्थित है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। जब हम रीड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, कला संस्कृति, पटवार, राजस्थान पुलिस के बारे में, इनका उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो हम पढ़ देंगे, उसके बाद में नए वीडियो लेके आऊंगा राजस्थान में जिला दर्शन के रूप में। प्रत्येक जिले के जो सामान्य और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इनको हम कवर करेंगे। हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उन सिलेबस को हम पूरा करेंगे, उसके बाद में नई योजना के साथ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। 8वां जो ध्रुव था वो ध्रुव था सैन्य एवं सहायक ध्रुव। सैन्य एवं सहायक ध्रुव कह सकते हो उसे, सैन्य एवं सहायक ध्रुव। सैन्य एवं सहायक ऐसा ध्रुव
जिसमें आम जनता के साथ साथ सेना भी निवास करती हो, आम जनता के साथ साथ सेना भी निवास करती हो, जिसमें शूरवीरों को रहने की उत्तम व्यवस्था हो, जिसमें शूरवीरों को रहने की क्या हो, उत्तम व्यवस्था हो, वो दुर्ग सैन्य एवं सहायक दुर्ग कहलाता है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है, इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो चित्तौड़ दुर्ग हो सकता है। कौन सा हो सकता है? चित्तौड़ दुर्ग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग भी हो सकता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है। तो सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसमें आम जनता के साथ साथ सेना भी निवास करती हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? ऐसा दुर्ग सैन्य एवं सहायक दुर्ग। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चित्तौड़गढ़ के अलावा कुंभलगढ़ भी हो सकता है। आगे अंतिम जो दुर्ग का प्रकार बचा है हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर इसे उतार लो, उसके बारे में आगे देखते हैं। नौवां प्रकार जो कौन सा है, नौवें प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। नौवां प्रकार था हमारा स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग की परिभाषा हम कह सकते हैं ऐसा दुर्ग जो धरातल पर स्थित हो, उसे स्थल दुर्ग कहते हैं। स्थल दुर्ग कई उदाहरण हो सकते हैं इसके, जैसे कह सकते हैं मैगजीन दुर्ग कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं जूनागढ़ दुर्ग। ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, ये मैगजीन दुर्ग अजमेर में है। इस मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर ने करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के शासक बीकानेर के शासक ने करवाया था, जूनागढ़ बीकानेर। आगे हम चर्चा करते हैं दुर्गों से संबंधित सामान्य तथ्य। दुर्गों से संबंधित सामान्य तथ्य ये दुर्गों की परिभाषा मैंने आपको दे दी। 9 प्रकार के दुर्ग बता दिए। आपसे कोई सी भी परिभाषा पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है ऐसा दुर्ग जो ऊंचे पर्वत या पहाड़ पर स्थित हो, जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हो, उन खाइयों में और जिसका जाने का रास्ता एक ही हो, रास्ता दुर्गम हो, रास्ते में कटीली झाड़ियां हो, वो दुर्ग किस दुर्ग की परिभाषा, यानी कि ये किस दुर्ग की परिभाषा पूछा जा सकता है। सामान्य तथ्यों की अगर चर्चा करें तो सामान्य तथ्यों में हम चर्चा करेंगे दुर्गों से संबंधित सामान्य तथ्य। दुर्गों के सामान्य तथ्य पहला अगर हम देखते हैं तो पहला जो तथ्य है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन हो जाएगा बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। बटनेर दुर्ग कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़।